छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर भूपेश बघेल सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि किसानों के हित में तेजी से काम किया जा रहा है। ऐसे में हमारे सहयोगी शंभू राही ने कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत से प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात की तारीफ करते हुए कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम अपने आप में अनोखा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कराने का आरोप लगाया। साथ ही आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीतने का दावा भी किया। प्रदेश के कई खास बातचीत मुद्दों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत। सर, चैनल में हमारा सबसे पहले स्वागत है। जी नमस्कार। कल धान खरीदी को लेकर के मंत्रिमंडल उप समिति की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी। क्या क्या निर्णय हुआ उसमें? मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी को लेकर के कई अहम निर्णय लिए गए। उसमें से महत्वपूर्ण निर्णय था कि खरीफ वर्ष 2022-23 में 110 लाख टन 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की तैयारी करनी है। उसके लिए 5.5 लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उसमें जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी उसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक बैठक हुआ और तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए अधिक से अधिक उनको सहूलियत देना है। धान खरीदी से लेकर के उसके परिवहन और कस्टम मिलिंग सभी स्मूथली हो, इसके लिए बैठक हुई और सभी आवश्यक निर्देश दिए गए। देखा जाए पिछले साल जो टारगेट धान खरीदी का था उन्होंने आप लोगों ने कंप्लीट किया, सरकार ने बड़ी तेजी के साथ कंप्लीट किया। क्या लगता है जिस तरह जो टारगेट इस वर्ष किए हैं वो पूरा होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लगातार कई कीर्तिमान बन रहे हैं, खास करके कृषि सेक्टर के लिए। यहाँ के किसान जितना खुश हैं, जितना किसानों को लाभ मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और किसानों को उतना कहीं भी कोई सरकार उनको धान का कीमत नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है हिंदुस्तान में जहाँ एमएसपी के अलावा उनको लगभग 2500 रुपया के बराबर का उनको धान का कीमत और कई सहूलियतें दी जा रही हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो फसल इनपुट के माध्यम से जो लागत पूंजी में नहीं उनको पड़ता है, तो उसको भी हम मेंटेन करके और उनको लाभांश की स्थिति में यहाँ पर रखे हुए हैं। इसका सीधा सीधा आप नतीजा देखेंगे कि पिछली सरकार में लोग खेती किसानी का काम को नुकसान का सौदा समझते थे, धंधा समझते थे, और किसानी काम छोड़ करके वो शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। जब से माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ के सरकार का बागडोर संभाले हैं, आप देखेंगे कि लोग पुनः आज सरकार के ऊपर लोग का विश्वसनीयता बढ़ा है और लोग अब कृषि की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। गांव से शहर से लोग गांव तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे कृषि कार्य में लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप शुरू साल में आप देखेंगे 82 लाख मीट्रिक टन, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल 98 लाख मीट्रिक टन, और इन साल जो खरीदी हो रहा है वो समझ लो कि 1,10,000 लाख मीट्रिक 110 लाख मीट्रिक टन 110 लाख मीट्रिक टन का जो रिकॉर्ड है वो कम नहीं होता है। और इतने मात्रा में जब किसानों का पंजीयन होगा, उनका धान खरीदी होगा, तो सीधे किसानों के जेब में पैसा जाएगा, किसान आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। तो जब किसान समृद्ध होंगे तो छत्तीसगढ़ समृद्ध होगा, और जब किसान समृद्ध होगा तो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा। आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
ये देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 90 विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उन जनता की आवाज़ उन तक पहुंच रही है, तुरंत फास्ट निर्णय भी ले रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में इसका फ़ायदा जो है आप लोगों को मिलने वाला है? निश्चित रूप से अगर कोई सरकार का मुखिया सीधे गांव में लोगों के बीच जाए और उनसे पूछे कि बताओ कि हमारी जो सरकार है, हम जो योजना बना रहे हैं उसका लाभ कितना आप लोगों को मिल रहा है और क्या करने की ज़रूरत है, ऐसा आज तक हमने कभी इतिहास में कभी नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री जाकर के लोगों से पूछे कि बताओ क्या ज़रूरत है। और अगर प्रदेश का मुखिया, सरकार का मुखिया अगर जाकर के लोगों से पूछ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और कई लोगों को तो केवल इस बात का लालसा रहता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि से, अपने मुखिया से हमारी भेंट हो जाए। तो कई मुख्यमंत्री ऐसे बने हैं जिनसे लोग ना उनको देख पाए ना उनसे मिल पाए, और हमारा मुख्यमंत्री तो सीधे तौर पे गांव में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पर रात्रि विश्राम कर रहे हैं, उनके बीच में खाना खा रहे हैं और उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। जो भी मांग आ रहा है गांव से उसको वहीं पर घोषणा कर रहे हैं। तो ये सरकार सही माने में ये प्रजातांत्रिक ढंग से लोकहित में काम कर रही है और लोगों के बीच जा कर के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का जो भेंट मुलाकात प्रोग्राम अपने आप में एक बहुत अनोखा है। छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, गुजरात चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, खेड़ा के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी में ऑब्जर्वर बनाया गया है आपको। कैसे देख रहे हैं इसे आप? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आने वाले सभी चुनाव को बहुत गंभीरता से लड़ने जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान से छांट करके जो एनर्जेटिक लीडर हैं उन लोगों को उस काम में लगाया है। छत्तीसगढ़ के भी 5 हमारे जाबाज साथियों को वहाँ भेजा है, तो समझो कि बहुत पौनी नज़र है और तैयारी खूब बारीकी और माइक्रो स्तर पे जा कर के कर रहे हैं। तो जब कोई भी मुखिया, जब केवल गुजरात चुनाव की बात नहीं है, किसी भी चुनाव को इतना बारीकी से तैयारी करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं और छांट के प्रतिनिधियों को वहाँ पर भेज रहे हैं, तो समझो कि आने वाले समय में रिजल्ट अप्रत्याशित होगा और वहाँ पर नए सरकार का गठन में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लगातार विपक्ष हावी हो गई है, ईडी मामले को लेकर के सरकार पर संलिप्त होने का आरोप लगा रही है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। इसके साथ दूसरी नज़र से एक भी देखें तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या उन्हें टारगेट किया जा रहा है? हमारे राजनेताओं ने, हमारे महापुरुषों ने और हिंदुस्तान के स्वप्न दृष्टा महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाने से पहले, आज़ादी की लड़ाई के समय और आज़ादी के बाद जब सरकार की गठन उन्होंने किया, कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार का भी प्रजातंत्र में लोग निम्न स्तर पे जा कर के किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हम राजनीति में जब जीत करके आते हैं, किसी पद के लिए जब शपथ लेते हैं, तो हम शपथ लेते हैं कि हम सत्य निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम किसी के साथ हम पक्षपात नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं रखेंगे। लेकिन यहाँ तो जितना काम कर रहे हैं एकदम राग द्वेष और पक्षपात से भरा पड़ा दिखता है। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, उसमें इनको दिखता नहीं है, इनको दृष्टि दोष हो गया है। कई लाख करोड़, हजारों करोड़ रुपए जो है लोग बैंक के साथ मिल करके घोटाला कर रहे हैं और हिंदुस्तान से चल भी दे रहे हैं। कई कंपनी औने पौने दाम में बेच रहे हैं।
इस देश में राष्ट्रीयकरण के लिए इंदिरा जी ने बहुत संघर्ष किया और उन्होंने बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके आम लोगों के लिए बैंकों का दरवाजा खोला। आज अर्थव्यवस्था इतना डेवलप हुई है तो बैंक के राष्ट्रीयकरण की दिशा में की गई जो कदम थी उसका एक परिणाम है। आज ये सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार छांट छांट करके उन सभी उपक्रमों को सरकारी से प्राइवेट में दे रही है। सहकारीकरण को वो समाप्त कर रही है, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। देश में दो ही प्रकार की व्यवस्था आज तक रही है, एक तो पूंजीवादी और दूसरी जो है प्रजातांत्रिक सहकारिता की व्यवस्था। ये प्रजातांत्रिक और सहकारिता की व्यवस्था को समाप्त करके निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से निजीकरण जब आगे बढ़ेगा तो पूंजीपति ज़्यादा सक्षम होंगे, ज़्यादा ताकतवर होंगे और प्रजातांत्रिक ढंग जो सिस्टम है उसको वो चोट पहुंचाएंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उसका अस्तित्व को वो कम आंक करके देखेंगे। हिंदुस्तान में भी इसी प्रकार की घटनाक्रम चल रही है जो आगे भविष्य के लिए मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। इस देश की आज़ादी के लिए सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों ने अपना योगदान दिया है और आज देश आज़ाद हुआ है तो सभी लोगों का इसमें बराबर का हक और अधिकार है। सभी का अधिकार उसमें संरक्षित होना चाहिए। जिस प्रकार से केवल केन प्रकारीण सरकार बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी की मुहिम चल रही है वो इस देश के लिए घातक है, प्रजातंत्र के लिए घातक है। इनके जो छोटे मोटे घटना में तो बढ़ चढ़ करके दिखाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी घटना को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को इस प्रकार से ये चोट पहुंचा रहे हैं, कहीं का भी चुनी हुई सरकार को ये गिरा दे रहे हैं। वहाँ पर ईडी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से उस शक्ति का दुरुपयोग करके और सरकार को गिराना, बदलना, ये कहाँ का प्रजातांत्रिक व्यवस्था है? इसके लिए देश आज़ाद थोड़े ना कराया गया था। और इनके जो पाचन क्षमता का तो मैं दाद देता हूँ कि चुनी हुई सरकार को भी खा जा रहे हैं और ये डकार तक नहीं ले रहे हैं। तो कुछ करने से पहले स्वयं सोचे। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहता। इस देश में बहुत सारे साम्राज्य आए और चले गए। मुगलों ने भी राज्य किया, राजपूतों ने भी किया, अंग्रेजों ने भी किया और सबका सूर्यास्त हुआ। इनका भी सूर्यास्त होगा। एक कोई यहाँ अमृत खा के नहीं आया है। इसलिए ऐसा कोई भी आप उदाहरण या नज़ीर पेश ना करें कि जो आने वाले समय के लिए लोगों के लिए घातक हो। चुनाव को कुछ दिन बचे हुए हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में अभी कितने प्रोग्रेस के जो कार्य हुए हैं और मास्टर स्ट्रोक क्या होगा जो जनता फिर आपसे दोबारा मौका दे? अरे जनता जनार्दन है, जनता हमारा भगवान है, फिर आशीर्वाद देगा क्योंकि हमने जनता को आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छे सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सभी व्यवस्थाएं हम दुरुस्त किए और ख़ास करके आर्थिक रूप से लोगों को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोगों ने जो धान खरीदी किया है, धान खरीदी केंद्र में इजाफा किया है, उनको पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक धान का दाम दे रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लोग सब न्याय करेगी और फिर हम लोग पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे बहुमत के साथ फिर आएंगे सेवा करने।
तो ये हमारे साथ खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहे हैं कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने केंद्र सरकार पर कई आरोप मढ़े और प्रदेश के कई मुद्दों पर भी खास बातचीत की। कैमरामैन किशन साहू के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज़, रायपुर।